आज का हम लोग का टॉपिक है कोशिका की संरचना और इसमें पहला टॉपिक है आज हम लोग का आवरण। पहला टॉपिक आवरण है जिसे लेयर कहा जाता है। तो कोशिका को आवरण के माध्यम से दो तरीके से बांटते हैं। पहला कोशिका भित्ति जिसे सेल वॉल कहा जाता है और दूसरा होता है कोशिका झिल्ली जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो चलिए हम लोग कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली को अच्छे से डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहला है कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति क्या है यानी सेल वॉल क्या है? तो अगर इसकी सामान्य परिचय का बात करें, तो यह पादप कोशिका में ही पाई जाती है यानी जंतु कोशिका में ये नहीं होती। और ये प्रथम आवरण है। कैसा है? तो प्रथम आवरण है। पहला लेयर होता है पादप कोशिका का यानी प्लांट सेल का। दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति निर्जीव होती है यानी डेड सेल होती है। थर्ड में कह सकते हैं यह पूर्ण पारेगम्य है। पूर्ण क्या है? पारेगम्य है यानी कि इनसे सभी अणुओं का प्रवाह संभव है। इससे सभी अणुओं का प्रवाह क्या है? संभव है यानी आराम से आर पार जा सकता है। अब हम लोग कोशिका भित्ति की रासायनिक संगठन के बारे में जानते हैं। रासायनिक संगठन क्या है? तो अगर रासायनिक संगठन का बात करें तो अलग अलग पादपों में अलग अलग रासायनिक संगठन होते हैं। यानी अलग अलग कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये भी कह सकते हैं अलग अलग क्या होती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसे मान के चलते हैं एग्जाम्पल में कि बड़े पादप। अब बड़े पादप में आम आ सकता है, महुआ का पेड़ आ गया, ठीक है, आम, महुआ, नीम हो गया, धान हो गए, गेहूं हो गए, ये सब का पेड़ आता है। तो इसमें सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है। इसमें किसकी कोशिका भित्ति होती है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है। वहीं पे शैवाल का बात किया जाए तो शैवाल में भी सेलुलोज की ही कोशिका भित्ति होती है। शैवाल में भी किसकी कोशिका भित्ति होती है? तो सेलुलोज की ही कोशिका भित्ति होती है। वहीं पे अगर बात करें कवक, किसका? कवक। तो कवक में काइटिन कोशिका भित्ति पाई जाती है। कवक में कैसा? तो काइटिन। अगर कुछ बैक्टीरिया का बात ले लें, कुछ बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु का अगर बात लें तो इसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन नामक कोशिका भित्ति पाई जाती है और यह एक कैसा होता है? तो यह एक न्यूमेरिक
अम्ल होती है। कैसी अम्ल होती है? तो न्यूमेरिक अम्ल होती है। अब हम लोग समझते हैं कोशिका भित्ति के कार्य। कोशिका भित्ति के कार्य, ये सेल वॉल कार्य कैसे करता है, चलिए इसको समझते हैं। तो मान के चलिए कि यहाँ पे कोई प्लांट है, यहाँ पे कोई क्या है? प्लांट है। ऐसे मान के चलते हैं, यहाँ कोई ऐसे प्लांट मान लीजिए। अब यहाँ पे कोई इंसान है, यहाँ पे क्या है? कोई इंसान है। इस पेड़ को ये कट कर रहा है, इस पेड़ को ये क्या कर रहा है? यहाँ से यहाँ ये काट रहा है। इस पेड़ को यहाँ से यहाँ ये क्या कर रहा है? काटने का काम कर रहा है। यानी कि ये क्या है? कठोरता। ये क्यों नहीं जल्दी आसानी से कट पा रहा? कठोरता के कारण। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो पादप होते हैं, इसके अंदर में इसके अंदर में इसके अंदर में मध्य पटल में क्या कर सकते हैं? इसके अंदर में ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है, इसे मध्य पटल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मध्य पटल। इसी को हम क्या कहते हैं? मध्य पटल। ठीक है। तो ये जो पार्ट है, तो ये जो पार्ट है, ये बाहर वाला, ये क्या है? सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल। और ये एक तरीके से सीमेंटिंग एजेंट सीमेंटिंग एजेंट सीमेंटिंग एजेंट का काम करता है, जो कि पैक्टिन होता है। जो क्या होता है? पैक्टिन होता है। और पैक्टिन जो होता है वो पॉलीसेकेराइड का बना होता है। किसका बना होता है? पॉलीसेकेराइड का बना होता है। तो कोशिका भित्ति के कई कार्य होते हैं। यानी कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति के बाह्य परत मध्य पटल कहलाती है। यानी कोशिका भित्ति के जो बाह्य परत है वो क्या कहलाती है? मध्य पटल कहलाती है। और यह किससे बने होते हैं? तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम से मिलकर बने होते हैं। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम से मिलकर बने होते हैं। इनके बीच पैक्टिन नामक सीमेंटिंग एजेंट पाया जाता है, जो कोशिकाओं को चिपका के रखता है। ये कोशिकाओं को चिपकाने का काम करता है और इसी से पेड़ पौधों में दृढ़ता, यानी इसी से क्या आता है? पेड़ पौधों में कठोरता या दृढ़ता उत्पन्न होती है। इस पे एक और डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये ठीक है, ऐसे करके कोई फ्रूट है, मैंगो मान लीजिए। एक यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है, ऐसे एक हो गया। ठीक है, चलिए ये एक हो गया। तो ये जो है, तो ये जो फल है, ठीक है, ये जो फल है, तो ये क्या है? कठोर है। ये क्या है? कठोर है। कठोर क्यों है? क्योंकि ये हरा है, अभी ये पका नहीं है। साथ में जब हरा है तो कैसा स्वाद में होगा? तो खट्टा होगा। ठीक है, ये खट्टा है। हरा क्यों है? क्योंकि इसमें हरित लवक है। हरा क्यों है? क्योंकि इसमें हरित लवक है। अगर हम इसमें बात करें तो ये मुलायम, इसको मान लीजिए ये कैसा है? मुलायम है। क्यों मुलायम है? क्योंकि ये पका हुआ है। क्या है? पका हुआ है और पीला है। पका भी हुआ है और कैसा है? पीला है। पीला क्यों है? तो वर्णी लवक के कारण। किसके कारण? वर्णी लवक के कारण। और जब पका हुआ है तो ये कैसा स्वाद में रहेगा? मीठा। तो ये हरा से पीला कैसे हुआ? खट्टा से मीठा कैसे हुआ? ठीक है, तो इसमें पाया जाता है पैक्टिन। इसमें क्या पाया जाता है? पैक्टिन। तो ये पैक्टिन एंजाइम है। ठीक है, अब यही पैक्टिन एंजाइम आगे चल के पैक्टिनेज पैक्टिनेज में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? पैक्टिनेज में बदल जाता है। फिर से यह पैक्टिन में टूटेगा, फिर से किस में टूटेगा? पैक्टिन में। और यही फिर फ्रक्टोज में बदल जाता है। यही फिर किस में बदल जाता है? फ्रक्टोज। और इसी फ्रक्टोज के कारण फल कैसे लगने लगते हैं? तो मीठा लगने शुरू होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फलों में
पैक्टिन पाया जाता है जो आगे चल के फ्रक्टोज बनती है। इसी से फलों में मिठास उत्पन्न होती है। पैक्टिन के टूटने से ही फल और पकी हुई पत्तियां भी नीचे गिर जाती है। यानी कि ये जो पैक्टिन है इसी के कारण जो फल है, यानी कैसे फल पके हुए या फिर जो पत्तियां होती हैं, यानी कि जो पकी हुई पत्तियां होती हैं ये पेड़ से नीचे गिर जाती है, पेड़ से नीचे आराम से गिर जाती है। किसके कारण? तो पैक्टिन के कारण। इसी के कारण से जैम या जेली, ठीक है, पैक्टिन के कारण ही जो जैम होता है, जैम हो गया या जेली, ये खाए होंगे, ठीक है। तो जैम या जेली इसी से बनाया जाता है, क्योंकि जैम जेली बनाने में अणुओं का टूटना बहुत ही जरूरी होता है और उसे कौन करता है? तो पैक्टिन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का कोशिका भित्ति हो गया कंप्लीट। आवरण का दूसरा टॉपिक है कोशिका झिल्ली। तो चलिए हम लोग कोशिका झिल्ली को भी समझ ही लेते हैं। तो अगला टॉपिक है हम लोग का कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका झिल्ली जिसे हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या है? तो सबसे पहले इसका भी हम लोग सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी पढ़ेंगे, रासायनिक संगठन पढ़ेंगे, उसके बाद इसके कार्य पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सामान्य जानकारी। तो सामान्य जानकारी का अगर बात करें तो पहला में यह पादप कोशिका में, पादप कोशिका, तो पादप कोशिका में यह दूसरी परत है। पादप कोशिका में कैसी परत है? तो दूसरी परत है। अगर वही जंतु कोशिका का बात करें, जंतु कोशिका, तो जंतु कोशिका में एकमात्र परत है, यानी जंतु में पहली दूसरी नहीं है, सिंगल सा है कोशिका झिल्ली। उसके बाद है कि ये कोशिका झिल्ली सजीव होते हैं। कोशिका झिल्ली कैसे हैं? सजीव होते हैं। ये अर्ध पारगम्य है, अर्ध पारगम्य है। अर्ध पारगम्य कहने का मतलब होता है कि इससे अणुओं का कुछ ही पदार्थ का कुछ ही क्या होता है? प्रवेश हो पाता है, यानी आर पार कुछ ही पदार्थ कर सकते हैं, सभी पदार्थ आर पार नहीं कर सकते हैं। यानी इसमें कह सकते हैं कि इसमें चयनात्मक गुण है। कैसा गुण है? चयनात्मक गुण भी है, ठीक है। और यह छन्नी की तरह कार्य करता है, छन्नी का काम भी यह करता है। कौन? कोशिका झिल्ली। अब हम लोग कोशिका झिल्ली का रासायनिक संगठन जानते हैं। रासायनिक संगठन यानी कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी है? तो अगर रासायनिक संगठन का बात करें तो यह प्रोटीन और वसा यानी फैट से मिलकर बनती है। प्रोटीन और वसा से मिलकर बनती है, लेकिन कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। कोशिका झिल्ली का खोज सिंगर और निकोलसन, सिंगल और निकोलसन ने फील्ड, ठीक है, फील्ड मोइस्क मॉडल 1972 में दिया था। यानी कि दो वैज्ञानिक है, सिंगर और निकोलसन, इन्होंने फील्ड मोइस्क मॉडल 1972 में कोशिका झिल्ली के बारे में बताया। अगर हम लोग बात करें कोशिका झिल्ली के कार्य, कोशिका झिल्ली के कार्य कि कोशिका झिल्ली के क्या कार्य है,
चलिए इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं कि कोशिका झिल्ली के क्या कार्य हैं। तो अगर कोशिका झिल्ली के कार्य कहा जाए तो ये 3 कार्य हैं। पहला है विसरण, जिसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन। सेकंड में है परासरण, सेकंड में क्या है, परासरण, जिसे कहते हैं ऑस्मोसिस, जिसे कहा जाता है ऑस्मोसिस। थर्ड में है पारगम्यता, जिसे कहा जाता है परमीबिलिटी। ठीक है, तो बारी बारी से इन तीनों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट में है विसरण। फर्स्ट में क्या है आपका, विसरण। विसरण कहने का मतलब डिफ्यूजन। विसरण में क्या हो गया, डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन क्या है, तो ऐसा मानिए, मान के चलिए कि दो यहाँ पे कांच की बर्तन है, दो यहाँ पे क्या है, कांच की बर्तन है, और इसमें इस तरीके से मैं भर दी और इसमें भी इस तरीके से भर दी। यहाँ पे है अधिक, इधर है कम, इधर क्या है, कम, यानी कि ये अधिक सांद्रता है। ये क्या है, अधिक सांद्रता। इसमें अणु क्या है, ज्यादा है। और ये क्या है, कम सांद्रता, कम सांद्रता। ठीक है, तो अधिक सांद्रता है, कम ये सांद्रता है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो विसरण कहने का मतलब है कि जब अधिक से कम की ओर जाए, अधिक से कम की ओर जाए और उसके बाद क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसके बाद क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसे कहते हैं विसरण। यानी कि अधिक है, अधिक से किधर भरना है, कम की ओर, जब दोनों इक्वल हो जाए उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विसरण कहेंगे। तो विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं का प्रवाह ही विसरण कहलाता है। दूसरा टॉपिक है हम लोग का परासरण। परासरण, जिसे कहा जाता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, इसमें भी डायग्राम बनाया जाए, तो चलिए ऐसे करके कोई एक बीकर बना लेते हैं और इसे बीच से डिवाइड कर दिए। अब इसमें इस तरीके से भर देते हैं, ये हो गया। ये आपका है उच्च सांद्रता, यानी अधिक सांद्रता, उच्च सांद्रता, और यह है इधर का निम्न सांद्रता, यह है निम्न सांद्रता। ठीक है, इधर भी 1 लीटर पानी है, इधर भी कितना है, 1 लीटर पानी, इधर भी है 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी। तो अभी तो इक्वल इक्वल ही नजर आ रहा है, आ रहा है ना। इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी। इसमें मान लेते हैं कि चीनी 500 ग्राम डाल दिया, चीनी कितना डाल दिया, 500 ग्राम, और इसमें चीनी यानी बी में चीनी 100 ग्राम डाले, कितना डाले, 100 ग्राम। तो इसमें कहा जाता है कि जब निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अणुओं का प्रवाह हो, यानी कि ये जो बी है और ये क्या हो गया, ए, तो बी का प्रवाह किधर किधर होना चाहिए, ए की ओर होना चाहिए। इसी को कहते हैं परासरण यानी ऑस्मोसिस, कि जब निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अणुओं का प्रवाह हो उसे परासरण कहते हैं। थर्ड में हम लोग का आता है पारगम्यता। पारगम्यता, परमेबिलिटी। इसका कहने का मतलब है कि जब अणुओं का प्रवाह पूर्ण तरीके से, ठीक है, यानी पूरे तरीके से आर पार हो, यानी कि पूरे तरीके से अणुओं का प्रवाह हो, उसे हम क्या कहते हैं, पारगम्यता। इसी में एक टॉपिक है जिसका नाम है
प्लाज्मोलिसिस, इसमें एक और टॉपिक है अलग से जिसका नाम है प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, क्या नाम है? प्लाज्मोलिसिस। ये क्या होता है? ये क्या होता है? तो प्लाज्मोलिसिस जो है, तो इसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ये कोई सेल है। इस सेल में कई ऐसे रिक्तका हैं, यानी कई ऐसे व्हीकल्स हैं। इसे क्या कर दिए? रिक्तका। इसका मतलब है कि इसमें क्या है? जल है। अब इसमें क्या करेंगे? हाई कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि उच्च सांद्रता। क्या करना है? उच्च सांद्रता। और इसमें ऑस्मोसिस की प्रक्रिया लगाना है। क्या लगाना है? ऑस्मोसिस, यानी कि परासरण की प्रक्रिया। और परासरण में हमने पढ़ा कि निम्न से किधर जाता है? उच्च की ओर। तो धीरे धीरे ये जो जल है, ठीक है, तो ये जब निम्न से उच्च की ओर जाएगा, तो मान के चलिए अभी इसमें जल है, अभी इसमें क्या है? जल है। धीरे धीरे ये जल निम्न से कहाँ जा रहा है? उच्च की ओर। धीरे धीरे कहाँ से जाएगा? निम्न से उच्च की ओर। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो सेल है ये कैसा हो जाएगा? डेड, यानी कि ये सेल मर जाएगा। यानी कह सकते हैं कि जब कोशिका को अधिक सांद्रता वाले विलयन में रखा जाता है तो कोशिका का जल निकलकर अधिक सांद्रता की ओर आ जाता है। इससे धीरे धीरे कोशिका के पानी में कमी होती है। धीरे धीरे कोशिका के पानी में क्या हो रही है? कमी हो रही है। धीरे धीरे कोशिका के पानी में कमी हो रही है। ठीक है, और एक समय ऐसा आता है कि कोशिका की मृत्यु हो जाती है। और यही पूरा प्रक्रिया प्लाज्मोलिसिस कहलाता है। प्लाज्मोलिसिस का जो उपयोग है, ये डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में करते हैं। खाद्य पदार्थों में किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि जो वस्तु है, पदार्थ है, वो संरक्षित रहे। यानी कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ में कहा जाता है। इससे यह संरक्षित रहता है। तो कल के लेक्चर में हम लोग जानेंगे दोहरी झिल्ली का टॉपिक। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करें।